हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग गति अध्याय के आंकिक प्रश्न के सेट नंबर 4 को हल करेंगे, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 को सम्मिलित किया है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी गाड़ी का चालक 52 किमी प्रति घंटे की गति से चल रही कार में ब्रेक लगाता है तथा कार विपरीत दिशा में एक समान दर से त्वरित होती है। कार 5 सेकंड में रुक जाती है। दूसरा चालक 30 किमी प्रति घंटे की गति से चलती हुई दूसरी कार पर धीमे धीमे ब्रेक लगाता है तथा 10 सेकंड में रुक जाता है। एक ही ग्राफ पेपर पर दोनों कारों के लिए चाल समय ग्राफ आलेखित करें। ब्रेक लगाने के पश्चात दोनों में से कौन सी कार अधिक दूरी तक जाएगी। देखिए, इस प्रश्न में दो कारें हैं, जिनमें से पहली कार 52 किमी प्रति घंटे की चाल से गतिमान है और जिसे ब्रेक लगा करके 5 सेकंड में रोक दिया जाता है, और दूसरी कार 30 किमी प्रति घंटे की चाल से गतिमान है, जिसे ब्रेक लगा करके 10 सेकंड में रोक दिया जाता है। तो हमें इस प्रश्न में दोनों को एक ही चाल समय ग्राफ पर प्रदर्शित करना है और साथ साथ यह बताना है कि कौन कार सबसे अधिक दूरी तय की। तो आइए इसे ग्राफ के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए यह एक चाल समय ग्राफ है और यह y अक्ष है और यह x अक्ष है और यह मान लेते हैं मूल बिंदु O है। और y अक्ष पर हम लोग जानते हैं चाल होता है, और चाल किस में दिया है, किमी प्रति घंटा में। ठीक है, और इसका अंतराल हम लोग 10-10 का ले लेते हैं। तो यह 10 हो गया, 20, 30, 40, 50 और इसके ऊपर मान लेते हैं यह 52 है। और यह 2-2 का अंतराल लेते हैं। मान लीजिए यह 2 है, यह 4 हो गया, और यह मान लीजिए 5 है, और यह मान लीजिए 6 हो गया, और इधर 8 हो गया, और यह मान लीजिए 10 है। इस प्रकार से। ठीक है, तो अगर हम पहली कार की बात करें तो पहली कार का चाल क्या है, 52 किमी प्रति घंटा। तो मान लीजिए यह बिंदु ए है। 52 किमी घंटा जो चाल से गतिमान कार है वह 5 सेकंड के बाद क्या करती है, अपनी गति को रोक देती है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसे 5 से मिलाएंगे। तो ए बिंदु ए को अगर हम लोग 5 से मिलाते हैं इस प्रकार से, और यह मान लेते हैं यह बिंदु क्या है, बी है। तो ए ओ बी जो है त्रिभुज, वह पहली कार का क्या है, समय चाल ग्राफ है। दूसरा हम लोग जानते हैं कि दूसरी कार क्या है, किस चाल से गतिमान है, 30 किमी प्रति घंटे की चाल से गतिमान है, और यह मान लेते हैं बिंदु सी है, और यह 10 सेकंड में क्या करता है, अपना वेग शून्य कर लेता है। तो इसे हम 10 से मिलाते हैं, और यह मान लीजिए 10 वाला बिंदु जो है यह डी है। तो सी को अगर हम लोग डी से इस प्रकार से मिलाएं, यह दूसरी कार का चाल समय ग्राफ है। तो दोनों कंडीशन में हमें यह बताना है कि कौन कार सबसे अधिक दूरी तय की है। तो पहली कार की अगर हम लोग बात करते हैं, पहली कार के लिए, तो पहली कार का चाल है, चाल क्या है, 52 किमी प्रति घंटा है। ठीक है, और इसे हम लोग मीटर प्रति सेकंड में अगर बदले तो 52 को हम लोग 5/18 से गुणा करेंगे तो यह किस में बदल जाएगा, मीटर प्रति सेकंड में। 2 से कटेगा, 2 9 18, 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, 6 पंजे 30 की 0, हाथ में आया 3, 5 दूनी 10, 3 13/9, 130/9 मीटर प्रति सेकंड। यह क्या हो जाएगा, इसका चाल। और चाल को इसमें हम लोग किससे दर्शाते हैं, ओ ए। ठीक है, तो यह चाल है और यह चाल किसके बराबर है, ओ ए के बराबर है। ठीक है, और दूसरी चीज़ इसमें समय दे रखा है। ठीक है, समय कितना है, समय है 5 सेकंड। ठीक है, अब जो समय है वह किसके बराबर होगा, तो समय होगा ओ बी के बराबर। किसके बराबर है, ओ बी के बराबर है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं चाल समय ग्राफ या वेग समय ग्राफ में जो होता है, इसके द्वारा घिरा गया आकृति का क्षेत्रफल ही इसके द्वारा चली गई क्या होती है, दूरी होती है। तो अगर हम लोग बात करते हैं पहली कार द्वारा चली गई दूरी, तो वह त्रिभुज ए ओ बी के क्षेत्रफल को प्रदर्शित करेगा। तो पहली कार द्वारा चली गई दूरी जो होगी वह त्रिभुज ए ओ बी के क्षेत्रफल के
बराबर होगा। तो यहाँ लिख लेते हैं पहली कार द्वारा चली गई दूरी क्या होगा, त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। तो हम लोग जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 गुणे OB, ऊंचाई कितना है OA, वैल्यू रख देते हैं। तो 1/2 OB का वैल्यू कितना है, OB का वैल्यू है 5 और OA का मान कितना है 130/9। आपको यहाँ याद रखना है कि अगर हम लोग यहाँ 52 किमी प्रति घंटा रखते हैं तो प्रश्न गलत था। क्यों? क्योंकि यहाँ एक समय जो है सेकंड में है और एक किस में हो जाता है, घंटा में हो जाता है, इसलिए हम इनको किस में बदले हैं, मीटर प्रति सेकंड में बदले हैं। ठीक है, तो आप इसको मल्टीप्लाई करके हल कर सकते हैं। 2 से काट दीजिए, 2 छक्के 12, 2 पंजे 10, 5 पचे 25 की 5 हाथ में 2, 6 पंजे 30, 2 32/9। अब 9 का डिवाइड अगर हम 325 में दें तो 9 त्रिक 27, ठीक है, घटाएंगे तो ये 5 आएगा, कैंसिल, फिर 5, फिर 9 छक 54, ठीक है, 1 आया, दशमलव लग गया, फिर 0, 9 1 कम 9, 9 1 कम 9। तो पहली कार द्वारा चली गई दूरी होगा 36.11 मीटर। ठीक है, यह पहली कार द्वारा चली गई दूरी है। इसी प्रकार से हम दूसरी कार द्वारा चली गई दूरी ज्ञात करते हैं। तो हम लोगों को पता है दूसरी कार की चाल क्या है, चाल। अब दूसरी कार की चाल को हम लोग किससे दर्शाएंगे, OC है। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं OC कितना है 30 किमी प्रति घंटा। अब हमें इसे किस में बदलना होगा, मीटर प्रति सेकंड में। तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए हम लोग जानते हैं 5/18 से क्या करते हैं, गुणा करते हैं, 5/18 से गुणा कर देते हैं, 2 से कटेगा, 2 9 18, 15 आ गया, फिर ये किससे कटेगा, 3 से, 3 3 के 9, 3 5 15, तो 5 5 25/3 मीटर प्रति सेकेंड। तो दूसरी कार का समय कितना है, समय है OD कितना है 10 सेकेंड। ठीक है, अब इसके द्वारा चली गई दूरी, तो इसके द्वारा चली गई दूरी क्या होगा, त्रिभुज COD का क्षेत्रफल। ठीक है, अब COD का क्षेत्रफल की बात करते हैं तो ये होगा 1/2 आधार कितना है इसमें OD गुणे ऊंचाई क्या होगी, ऊंचाई होगी OC, वैल्यू रख लेते हैं 1/2। OD का मान पता है हमको, OD का मान कितना है 10, OC का वैल्यू पता है 25/3। ठीक है, अब ये 2 से कटेगा, 2 1 कम 2, 2 पंजे 10, तो 25 पंजे 125/3। अब हम लोग 3 का भाग 125 में दे देते हैं, तो 3 छक 3 का भाग 125 में देते हैं, तो 3 चौके 12, कैंसिल, 5 तरह 3 1 कम 3, कितना बचा 2, दशमलव लगा 0, 3 छक 18, 6 7। तो यहाँ लिख सकते हैं इसका जो दूरी होगा वह होगा 41.67 मीटर। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि दूसरी कार पहली कार से अधिक दूरी तय करती है। आइए अब प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, चित्र में 3 वस्तुओं A, B और C के दूरी समय ग्राफ प्रदर्शित हैं। ग्राफ का अध्ययन करके निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। A, तीनों में से कौन सबसे तीव्र गति से गतिमान है। B, क्या ये तीनों किसी भी समय सड़क के एक ही बिंदु पर होंगे। C, जिस समय B A से गुजरती है उस समय तक C कितनी दूरी तय कर लेती है। D, जिस समय B C से गुजरती है उस समय तक यह कितनी दूरी तय कर लेती है। देखिए इस प्रश्न में दूरी समय ग्राफ इस प्रकार से दिया गया है। मान लीजिए मूल बिंदु है और यह y अक्ष है और यह x अक्ष है। हम लोग जानते हैं दूरी समय ग्राफ में दूरी जो होता है वह y अक्ष पर होता है, तो यह दूरी है किस में दिया गया है, किलोमीटर में, और यह समय है जो कि घंटा में दिया गया है इस प्रकार से, और समय को 0.4 के अंतराल पर दिया गया है। तो ये हो जाएगा 0.8, 0.12 और 0.16। इसी प्रकार से दूरी को भी 4 के अंतराल पर दिया गया है, 4, 8, 12, 16। ठीक है, और इसमें जो पहली वस्तु है उसका दूरी समय ग्राफ जो है वह मूल बिंदु से स्टार्ट होता है, मान लीजिए इस प्रकार से है, और यह कौन है B,
और इसके ऊपर कुछ ऊंचाई से एक दूसरा ग्राफ इस प्रकार से खींचा गया है और यह है सी, ठीक है। और 4 के कुछ ऊपर से एक अन्य ग्राफ खींचा गया है इस प्रकार से जो है ए, ठीक है। तो इसमें ए पूछ रहा है आपसे कि कौन सबसे अधिक गतिमान है। तो इसमें हम लोग देखते हैं बी का जो ग्राफ है वह काफ़ी नीचे से स्टार्ट है, इसलिए बी क्या होगा, सबसे अधिक दूरी तय करेगा। क्यों? क्योंकि इसका ढाल क्या है, सबसे अधिक है। तो इसका उत्तर होगा बी, सबसे तीव्र गति करेगा, क्योंकि इसका ढाल ए व सी से अधिक है। और दूसरा बी में पूछ रहा है आपसे कि तीनों किस सड़क पर मिलेंगे। तो अगर हम लोग यहाँ देखें ग्राफ में तो इस स्थान बी और सी मिलते हैं। यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पर ए और बी मिलते हैं, यहाँ पर सी और ए मिलते हैं। तो इस ग्राफ में कोई ऐसा स्थान नहीं है जिस पर कि तीनों आकर मिले, तो कह सकते हैं यह कभी संभव नहीं होगा और तीनों एक सड़क पर कभी नहीं मिलेंगे। तो यहाँ लिख सकते हैं यह कभी संभव नहीं है, अर्थात यह तीनों कहीं भी नहीं मिलेंगे, इस प्रकार से, ठीक है। और इसमें सी कह रहा है, सी में पूछा जा रहा है कि जब बी ए से गुजरता है तो उस समय सी कितना दूरी तय करता है। तो अगर हम लोग इस ग्राफ में देखें तो बी जब ए से गुजरता है यहाँ पर, तो उस समय सी का अगर हम ग्राफ जो है वाई एस से मिला दें इस प्रकार से, तो यह जो है 8 के नीचे आता है इस प्रकार से। तो 8 के नीचे मानते हैं यह बिंदु क्या है, 7 है। तो हम कह सकते हैं बी जिस समय ए से गुजरता है उस समय सी जो है 7 किलोमीटर की दूरी पर होगा। तो यहाँ पर हम सी में लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से जब बी ए से गुजरेगा तो उस समय सी जो होगा वह 7 किलोमीटर की दूरी पर होगा। अब डी में पूछा जा रहा है कि जब बी सी से मिलता है तो उस समय बी कितनी दूरी पर होता है। तो अगर हम इस ग्राफ में देखें तो यहाँ पर बी सी से मिल रहा है, अगर हम इसे वाई एस से मिलाते हैं तो यह जो है 4 के कुछ ऊपर जा कर के मिलता है यहाँ पर, और यह मान लेते हैं बिंदु क्या है, यह 5 किलोमीटर पर स्थित है। तो कह सकते हैं कि जब बी सी से होकर गुजरता है तो उस समय बी जो है 5 किलोमीटर पर स्थित होता है। तो हम डी में लिख सकते हैं जिस समय बी सी से होकर गुजरता है उस समय बी 5 किलोमीटर पर होगा। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को हल किया जा सकता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 20 मीटर की ऊंचाई से एक गेंद को गिराया जाता है। यदि उसका वेग 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण की दर से बढ़ता है तो यह किस वेग से धरातल से टकराएगी, कितने समय पश्चात वह धरातल से टकराएगी। इस प्रश्न को चित्र के माध्यम से समझा जा सकता है। मान लीजिए यह एक बिंदु ए है और यह धरातल से 20 मीटर ऊंचाई पर स्थित है, यह धरातल है। तो हम लोग जानते हैं अगर कोई वस्तु कुछ ऊंचाई से छोड़ी जाती है तो उसका प्रारंभिक वेग क्या होता है, 0 होता है। तो जब वस्तु ए से छोड़ी जाती है नीचे की ओर तो उस समय उसका प्रारंभिक वेग क्या होगा, 0 होगा। और इसका एक समान त्वरण दे रखा है, कितना है, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और यह जो 20 मीटर है यह क्या दिया है, विस्थापन दिया गया है। आपसे पूछा जा रहा है कि वह जब धरातल से टकराएगी तो उस समय उसका अंतिम वेग क्या होगा, और साथ साथ बिंदु ए से जब धरातल पर आएगी तो आने में उसे कितना वक्त लगेगा, समय पूछा जा रहा है। तो इसमें जो दिया है आपको पता है क्या दिया है, u का मान 0 दे रखा है, यस का वैल्यू दे रखा है 20 मीटर और ए का मान दे रखा है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। आपसे पूछा जा रहा है भी का वैल्यू और साथ साथ टी का मान, ठीक है। तो हम लोग गति के समीकरण पढ़े हैं। पहला होता है v इक्वल यू प्लस ए टी, दूसरा होता है यस इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा होता है v स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2 ए एस। तो इन तीनों प्रश्नों में अगर हम ध्यान से देखें
तो इसमें हमें भी निकालने के लिए कौन सा सूत्र प्रयोग करना होगा? तीसरा। क्यों? क्योंकि इसमें यू एस ए दिया है जिसकी मदद से हम लोग भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं गति के तृतीय समीकरण से। गति का तृतीय समीकरण होता है v स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2as। इसे मान रख दीजिए, u का मान 0 प्लस 2 गुणे a का मान 10 गुणे s का मान 20, तो 20 दूनी 40, तो v स्क्वायर इक्वल आ गया 400। और हम लोग जानते हैं 400 किसका वर्ग है? 20 का वर्ग है, तो v स्क्वायर इक्वल लिख सकते हैं 20 का वर्ग। ठीक है, तो v इस बराबर आ जाएगा 20। अब चाल का मात्रा क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड। तो वस्तु जो है धरातल से 20 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से क्या करेगी? टकराएगी। अब समय की बात करते हैं तो हम गति का प्रथम समीकरण लगा लेते हैं। तो गति का प्रथम समीकरण होता है v इक्वल यू प्लस ए टी। इसमें हम लोग वैल्यू रख देते हैं। v का मान कितना है? v का मान 20 है, तो यहाँ लिख लेंगे 20 इक्वल यू का मान 0 प्लस a का मान है 10 और t का वैल्यू निकालना है हमें। ठीक है, तो इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 10t इक्वल 20। तो t बराबर कितना आएगा? 20 बटा 10, 0 0 कैंसिल, तो t इक्वल आ गया आपका 2 सेकंड। तो इस प्रकार से वस्तु जो है 2 सेकंड पश्चात धरातल से टकराएगी और धरातल से टकराते समय उसका वेग जो होगा वह 20 मीटर प्रति सेकंड होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, किसी कार का चाल समय ग्राफ चित्र में दर्शाया गया है। ए, पहले 4 सेकंड में कार कितनी दूरी तय करती है? इस अवधि में कार द्वारा तय की गई दूरी को ग्राफ में छायांकित क्षेत्र द्वारा दर्शाइए। बी, ग्राफ का कौन सा भाग कार की एक समान गति को दर्शाता है? इस प्रश्न में चाल समय ग्राफ दिया है इस प्रकार से। मान लीजिए मूल बिंदु है और यह समय है, समय सेकंड में दिया गया है और चाल जो है हमारा मीटर प्रति सेकंड में है। ठीक है, और यह 2 के अंतराल पर है, 2 4 6 8, और समय भी 2 के अंतराल पर है, 2 4 6 8। यह x अक्ष है और यह y अक्ष है, और इसका जो चाल समय ग्राफ है वह इस प्रकार से एक वक्र रेखा दिया गया है। ठीक है, अब हमें ज्ञात करना है ए में पूछ रहा है कि प्रथम 4 सेकंड में वस्तु कितनी दूरी तय करेगी और उस दूरी को हमें छायांकित भाग द्वारा प्रदर्शित कर देना है। तो 4 सेकंड को अगर हम इसके ग्राफ से मिलाते हैं इस प्रकार से, तो यह एक आकृति बनती है और इसमें जो ये छायांकित भाग है यह प्रथम 4 सेकंड में वस्तु द्वारा चली गई क्या होगी? दूरी होगी। तो इसमें हम लोग देखते हैं यह छायांकित भाग जो है प्रथम पहले 4 सेकंड में चली गई दूरी को प्रदर्शित करेगा। तो इसका हम लोग आंसर लिख सकते हैं इस प्रकार से। हम लोग कह सकते हैं कि यह जो छायांकित भाग है वह पहले 4 सेकंड में कार के द्वारा चली गई दूरी को प्रदर्शित करेगा। अब बी हम लोग देखते हैं, तो बी में कहा जा रहा है कि ग्राफ का कौन सा भाग एक समान गति को प्रदर्शित करता है। तो इस ग्राफ में हम लोग देखते हैं यह कर्व रेखा जो है यहाँ के बाद यानी 6 पर पहुँचने के बाद क्या हो जा रहा है? एक समांतर हो जा रहा है। किसके? x अक्ष के समांतर हो जा रहा है। तो यहाँ पर ये जो बिंदु है 6 सेकंड को अगर हम इस ग्राफ से मिलाते हैं तो यहाँ पर मिलता है, तो कह सकते हैं 6 सेकंड पर क्या हो जाता है? इस वस्तु का वेग जो होता है वह x अक्ष के समांतर हो जाता है और इस स्थिति में यह क्या होगा? एक समान गति को प्रदर्शित करेगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 6 सेकंड पर वस्तु का वेग एक समान गति को प्रदर्शित करेगा। तो इस प्रकार से हम प्रश्न नंबर 8 को हल कर सकते हैं। अब आइए प्रश्न नंबर 9 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अवस्थाएं संभव हैं तथा प्रत्येक के लिए एक उदाहरण दे। ए, कोई वस्तु जिसका त्वरण नियत हो परंतु वेग शून्य हो। बी, कोई त्वरित वस्तु एक समान चाल से गति कर रही हो। सी, कोई वस्तु किसी निश्चित दिशा में गति कर रही हो तथा त्वरण उसके लंबवत हो। इस प्रश्न के ए में कहा जा रहा है कि कोई वस्तु
जिसका त्वरण नियत हो परंतु वेग शून्य हो। तो यह संभव है। क्यों? क्योंकि जब हम किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर गुरुत्वीय त्वरण के अधीन गति कराते हैं तो प्रारंभ में जब वस्तु छोड़ी जाती है तो उस समय उसका प्रारंभिक वेग शून्य होता है, किंतु वस्तु एक नियत त्वरण के साथ क्या होता है, नीचे की ओर गिरता है। तो हम इसका आंसर पहले का लिख सकते हैं, पहले का आंसर होगा। तो इस प्रकार कहा जा सकता है हाँ यह संभव है, क्योंकि कोई वस्तु जब किसी ऊंचाई से ऊर्ध्वाधर छोड़ी जाती है तो प्रारंभिक वेग उसका शून्य होता है और वह एक नियत त्वरण के साथ नीचे की ओर गिरता है। बी में कह रहा है कोई वस्तु त्वरित गति करता है परंतु उसका चाल एक समान होता है। तो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि हम लोग जानते हैं अगर कोई वस्तु एक समान चाल से गति करता है तो उस वस्तु में त्वरण क्या होता है, शून्य होता है, अर्थात वह त्वरित गति नहीं करता है। तो हम बी का आंसर लिख सकते हैं यह संभव नहीं है। क्योंकि त्वरित गति करने पर वस्तु का वेग एक समान नहीं होता है। तो हम लोग जानते हैं यह संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि त्वरित गति करने पर वस्तु का वेग एक समान नहीं होता है, उसका वेग समय के साथ क्या होता है, बदलता रहता है। सी कह रहा है कि कोई वस्तु एक निश्चित दिशा में गति कर रहा है किंतु उस पर लगने वाला त्वरण क्या है, उसके लंबवत है। इस प्रश्न को हम लोग चित्र के माध्यम से भी समझ सकते हैं। मान लीजिए यह कोई वस्तु है और यह पूरब की ओर गति कर रहा है, तो यदि इसके गति के दिशा में अगर त्वरण उत्पन्न होता है तो इस वस्तु का वेग जो होता है समय के साथ बढ़ता जाएगा और यह एक निश्चित दिशा में ही गति करेगा। इसके विपरीत अगर त्वरण मान लीजिए इसके गति के विपरीत दिशा में उत्पन्न होता है तो इस कंडीशन में भी वस्तु जो होता है किसी निश्चित दिशा में ही गति करेगा, किंतु उसका वेग समय के साथ घटता जाएगा। यदि किसी वस्तु पर त्वरण गति के दिशा के लंबवत कार्य करता है तो उस स्थिति में वस्तु का दिशा जो होता है समय के साथ लगातार बदलता जाता है, वह एक ही दिशा में नहीं रह पाती है। तो यह कथन सी क्या है, गलत है। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर किसी वस्तु पर त्वरण लंबवत लगता है तो उस समय उस वस्तु की दिशा निश्चित नहीं रह जाती। तो यहाँ लिख सकते हैं यह संभव नहीं है, क्योंकि किसी वस्तु पर गति के लंबवत दिशा में त्वरण लगाने से वस्तु की दिशा लगातार बदलती जाएगी। तो इस प्रकार कहा जा सकता है कि यदि किसी वस्तु पर त्वरण उसके गति के लंबवत दिशा में कार्य करता है तो उस स्थिति में वस्तु का दिशा निर्धारित नहीं रहता है, वह समय के साथ उसकी दिशा निरंतर क्या होती है, बदलती रहती है। तो इस प्रश्न को हम लोग इस प्रकार समझ सकते हैं। आइए अब प्रश्न नंबर 10वां समझते हैं। एक कृत्रिम उपग्रह 42,250 किलोमीटर त्रिज्या की वृत्ताकार कक्षा में घूम रहा है। यदि वह 24 घंटे में पृथ्वी की परिक्रमा करता है तो उसकी चाल का परिकलन कीजिए। प्रश्न को हम चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। मान लीजिए यह एक वृत्ताकार कक्षा है और इसके केंद्र पर पृथ्वी स्थित है, ठीक है, और यह उपग्रह है और यह इसका एक चक्कर 24 घंटा में लगाता है और साथ साथ इसकी त्रिज्या दे रखा है 42,250 किलोमीटर। तो हमें इस उपग्रह का चाल ज्ञात करना है। यह पता होना चाहिए कि एक चक्कर लगाने में यह कितनी दूरी तय करता है। तो हम लोग जानते हैं यह कैसा पथ है, वृत्ताकार पथ है, तो एक चक्कर में यह इसके परिधि के बराबर दूरी तय करेगा। तो दूरी अगर हम लोग निकालें तो दूरी बराबर सूत्र क्या होगा, 2πr। तो अगर हम लोग इसमें मान रखते हैं 2, पाई का मान जानते हैं कितना होता है 22/7 और r का वैल्यू दे रखा है, r का मान कितना है 42,250 किलोमीटर, ठीक है। तो यह जो होता है यह उपग्रह द्वारा चली गई कुल दूरी है। अब हमें क्या निकालना है, चाल। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। दूरी पता है हमें, दूरी कितना है 2 × 22/7 × 42,250
और समय कितना है 24 घंटा। ठीक है, तो इसे हम लिख सकते हैं 2 × 22 × 42 250 बटा 7 × 24। अब 2 से काट सकते हैं हम लोग इसको, 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2, 2 दूनी 4, पुनः 2 से काटिए तो 2 से काटेंगे तो 6, ये आ जाएगा 11। ठीक है, फिर 2 से कटेगा, 2 से इसे पुनः काट देते हैं तो 2 तिहाई 6, 2 से कटेगा 2 दूनी 4, 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। ठीक है, तो 11 गुणा हम लोग 21,125 में कर लेते हैं तो 11 × 5 = 55 की 5 हाथ में आया 5, 11 दूनी 22, 22 × 5 = 27 की 7 हाथ में आया 2, 11 × 1 = 11, 11 × 2 = 13 की 3 हाथ में आया 1, 11 × 1 = 11, 11 × 1 = 12 की 2 हाथ में आया 1, 11 दूनी 22, 1 23। इस प्रकार से बटा में कितना आ गया 7 × 21 और इसका मात्रक क्या हो गया किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब चाहे तो 21 का भाग जो है 23 75 में दे सकते हैं। तो 21 से कम 21, ठीक है, 2 आया कैंसिल, फिर 2 उतरा, 21 से कम 21, ठीक है, और यहाँ पर कितना आ गया 1 कैंसिल हो गया, फिर 3 उतरा नहीं जाएगा, 0 उतार दीजिए, फिर 7 उतरा तो 21 छक्का 126, ठीक है, तो 1 कैंसिल, फिर 5 उतरा तो 21 पूरे 105, ठीक है, तो 0 1 कैंसिल। अब दशमलव लगा लीजिए 0 21 चौका 84, ठीक है, तो 10 में से 4 गया 6, यहाँ 9 में से 8 गया 1, 16 आ गया। तो इस प्रकार से इसका जो चाल है वह कितना आ जाएगा 065.4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप चाहो तो इसे मीटर प्रति सेकंड में भी ज्ञात कर सकते हो। तो इस प्रकार से इसकी जो है चाल हमें ज्ञात हो जाती है।